हेलो गाइस, वेलकम टू द विद द लीगल। तो ये क्लास थर्ड ऑफ दी जुरिस्प्रूडेंस जिसमें हम पढ़ने वाले जस्टिस एंड इट्स इसेंशियल्स काइंड। तो जस्टिस यानी कि न्याय पर क्या आप जानते हैं कि समाज को न्यायपूर्ण जस्ट बनाने के लिए न्याय के चार अलग अलग पहलू काम करते हैं। कौन से वो चार पहलू हैं वो जस्टिस एंड इट्स काइंड में हमें पता चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंट्रोडक्शन। अवर सोसाइटी इज द मार्क्ड बाय द वास्ट डिसपैरिटीज इन द वेल्थ, पावर एंड द स्टेटस। देखिए, हमारे समाज में गरीब, अमीर, ताकतवर, कमजोर और ऊंचे नीचे के दर्जे का एक बहुत बड़ा फर्क है। इस फर्क को देखकर हमारे सामने एक बेसिक सा क्वेश्चंस आते हैं, यानी फंडामेंटल क्वेश्चंस रेज होते हैं। आर दिस डिसपैरिटीज जस्ट? क्या ये सारे फर्क सही है? क्या ये न्याय के हिसाब से ठीक है? What moral principle should guide our legal institution in addressing social and economic inequality? जब समाज में पैसों और सुविधाओं की इतनी इनक्वालिटी है तो हमारे कानून बनाने वाले जस्टिस को यानी सिस्टम को, हमारी अदालतों को किन सही रूल्स पर चलकर इस इनक्वालिटी को दूर करना चाहिए। इट इज़ अ लेजिटिमेट गोल ऑफ अ गवर्नमेंट टू रीडिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज टू रिड्यूस पॉवर्टी। क्या ये सरकार का सही काम है कि वो अमीरों से रिसोर्सेज ले और गरीबों में बांटे और गरीबी को कम करे? तो इन सभी सवालों का जवाब हमें इस वीडियो में मिलेगा, जो कि है जस्टिस। तो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कंटेंट होने वाला है। तो डेफिनेशन ऑफ जस्टिस एंड द फोर पिलर्स, जो कि हम फोर काइंड्स पढ़ेंगे इसके। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होगा, प्रोसीजरल जस्टिस होगा, रेट्रिब्यूटिव जस्टिस होगा और रेस्टोरेटिव जस्टिस होगा। तो स्टार्ट विद द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ द जस्टिस। जस्टिस इज द फंडामेंटली एक्शन इन द अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सम लॉ। न्याय का सीधा सीधा मतलब है कि जो नियम या कानून पहले से बने हुए हैं, आप उनके हिसाब से काम करें। These rules, whether grounded in a human consensus or the societal norm, are the supported to ensure that all members of society receive fair treatment. अब ये नियम चाहे लोगों की आपसी सहमति से बने हों या समाज के रीति रिवाजों से, इनका बस एक ही एम है कि जो सोसाइटी के जो हर मेंबर है, ऑल मेंबर है, उनको फेयर ट्रीटमेंट मिलना। तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट, जो कि फर्स्ट टाइप का जस्टिस है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो डेफिनेशन ऑल्सो नोन एज द इकोनॉमिक जस्टिस, इसको हम इकोनॉमिक जस्टिस भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज द कंसर्टेड विद द गिविंग ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी अ फेयर शेयर ऑफ द बेनिफिट्स एंड द रिसोर्सेज अवेलेबल। तो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कुछ बांटने की बात कर रही है। क्या बांटने की बात कर रही है? फेयर शेयर बांटने की बात कर रही है। ठीक है। द कोर चैलेंजेस की बात करते हैं। वाइल मोस्ट एग्री ऑन द प्रिंसिपल, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिसएग्रीमेंट अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ फेयर शेयर। इस प्रिंसिपल को तो सब मानते हैं, पर असली मुश्किल यह है कि ये ठीक ठाक हिस्सा यानी कि फेयर शेयर कितना हो, इस पर से ही क्या होता है, लोगों में क्या होता है, एक मतभेद सा स्टार्ट हो जाता है। द डिबेट ओवर द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सेंटर्स ऑन द थ्री की क्राइटेरियाज फॉर द एलोकेशन। तो इसके थ्री क्राइटेरियाज हैं। कौन कौन से हैं? पहला होता है इक्विटी प्रिंसिपल। इसका कहता है कि वंस रिवॉर्ड शुड बी इक्वल टू वंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। जो जितना देगा उसको उतना मिलेगा। यह कहता है कि किसी भी इंसान का इनाम उतना ही होगा जितना वह समाज को योगदान देगा। ठीक है। इन शॉर्ट में भी देख लेते हैं कि दोज हु कॉन्ट्रीब्यूट मोर रिसीव मोर, जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसे उतना मिलेगा। फिर होता है एक सेकेंड इक्वालिटी। इक्वालिटी से ही पता है कि सबको बराबर मिलना। एवरीवन गेट्स द सेम अमाउंट रिगार्डलेस ऑफ देयर इनपुट। यह कहता है कि सबको बराबर हिस्सा मिलेगा, चाहे किसी ने काम कम किया हो या ज़्यादा। इन शॉर्ट में भी कभी देखिए तो एवरीवन रिसीव्स एंड द इक्वल पोर्शन। थर्ड होता है नीड। उसका प्रिंसिपल कहता है कि पीपल हु नीड मोर विल गेट मोर टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स। यानी कि यह कहता है कि जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए। यहाँ पे एक केक का एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक केक है। अब जो जितना या तो फिर उसको आप इक्वल बांट दो, या तो जिसने जितना लगाया है उसको उतना दे दो, या तो फिर जिसको ज़्यादा नीड है, कोई भूखा है तो आप उसको ज़्यादा पोर्शन दोगे, फिर उसके हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेकंड है प्रोसीजरल जस्टिस। प्रोसीजरल समझ में आ रहा है कि एक प्रोसेस से रिलेटेड होगा, कुछ प्रोसेस होगी। द प्रिंसिपल ऑफ द फेयर प्रोसेस पर है ये। इसकी डेफिनेशन कहती है कि प्रोसीजरल जस्टिस इज अ कंसर्न्ड विद द मेकिंग एंड द इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू फेयर प्रोसेस।
डेट इंश्योर इम्पार्शियल ट्रीटमेंट। इसका मतलब है कि आप कोई भी फैसला लें वह एक सही और निष्पक्ष तरीके से यानी कि फेयर प्रोसेस से लिया जाना चाहिए ताकि किसी के साथ मतभेद ना हो। द फेयरनेस ऑफ द प्रोसीजर इटसेल्फ इज अ क्रिटिकल एज द आउटकम। यह एक अंतिम परिणाम क्या निकलेगा, मतलब जो परिणाम है अंतिम क्या निकलेगा, उससे ज़्यादा ज़रूरी इस बात पर फोकस करता है कि एक फेयर प्रोसेस से होना चाहिए ये। इसका कोर प्रिंसिपल कहता है, उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे समझ लो कि एक गेम खेल रहे हो आप, उसमें आपकी टीम हार जाती है, बट वहाँ पे प्रोसेस सारा रूल सारे एक प्रोसेस में सही तरीके से फॉलो किए गए हैं, रेफरी भी सही है, सही प्रोसेस फॉलो किया है रेफरी ने भी, तो आप वो हार भी एक्सेप्ट कर लेते हो, आप उसमें कोई दिक्कत नहीं करते हो। भले से आपका अनफेवरेबल में आया हो डिसीजन, फिर तब भी वो आप हार एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, तो कोर कंपोनेंट्स ऑफ द फेयर प्रोसेस कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? इम्पार्शलिटी एंड द कंसिस्टेंसी रूल्स मस्ट बी फॉलोड इम्पार्शली एंड द इम्प्लाइड कंसिस्टेंटली टू ऑल। नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए और एक ही तरीके से लागू होने चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने गेम का एक एग्जांपल लिया था, उसमें हमें ये समझ में आया। ठीक है, न्यूट्रलिटी, दोज कैरिंग आउट द प्रोसीजर्स शुड बी अनबायस्ड। जो लोग फैसला ले रहे हैं उनका मन पहले से ही बना बना हुआ नहीं होना चाहिए कि हम इसको ही जिताएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, वह एक अनबायस्ड हो। वॉइस एंड द रिप्रेजेंटेशन, those directly affected by the decision should have a some voice or the representation in the decision making process। जिस पर फैसला लागू हो रहा है उसे अपनी बात कहने या अपना पक्ष रखने का मौका जरूर मिलना चाहिए, तो ये सुनता है उसमें। The psychological impact, if the people believed procedures are fair, they are far more likely to accept outcome even when those outcome are unfavorable। अगर लोगों को लगता है कि फैसला लेने का तरीका सही है या गेम के सारे रूल सही थे, सही तरीके से फॉलो किए गए हैं, तो वे बुरे नतीजे को भी खुशी खुशी मान लेते हैं। जो कि आउटकम आया है वो अनफेवरेबल होता है तो भी वो मान लेते हैं। दिस बिल्ड्स ट्रस्ट इन द इंस्टीट्यूशंस एंड दी फॉस्टर स्टेबिलिटी। इससे हमारे कानून और सरकारी सिस्टम में लोगों को भरोसा यानी कि ट्रस्ट बढ़ता है और समाज में शांति बनी रहती है। थर्ड होता है रेट्रिब्यूटिव जस्टिस। तो रेट्रिब्यूटिव जस्टिस एक ऐसे प्रिंसिपल पे डिपेंड है, मतलब है वो जस्ट डेजर्ट पे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस retributive justice is the retroactive approach that justifies punishment as a response to the past injustice। मतलब यह एक पिछली गलती यानी कि पास्ट इनजस्टिस के जवाब को में सजा को सही ठहराता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई मतलब गलती हुई है तो सजा मिलनी ही चाहिए। और ये जो प्रिंसिपल है ये अगेंस्ट मतलब स्टेट के अगेंस्ट, मतलब क्राइम अगेंस्ट स्टेट होता है ये। इट्स अपील टू द नोशन ऑफ, मतलब ये अप्लाइज होता है टू द नोशन ऑफ द जस्ट डेजर्ट, द आइडिया दैट पीपल्स डिजर्व टू बी ट्रीटेड इन द सेम वे दे ट्रीटेड अदर। मतलब ये जो रूल है किस पे काम करता है? जिससे हमें जैसे को तैसा कहते हैं, हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं जैसे को तैसा, कि इंसान दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करता है वो खुद भी उसी व्यवहार के लायक है। द कोर आइडिया, द ऑफेंडर हैज़ अ गेन एंड अनफेयर एडवांटेज थ्रू देयर बिहेवियर। इससे माना जाता है कि अपराधी ने गलत काम करके एक अनुचित फायदा उठा लिया है। पनिशमेंट इज इंटेंडेड टू सेट देयर इम्बैलेंस स्ट्रेट एंड इंश्योर दोज who do not play by their rules suffer a penalty for their transgression। इसका मतलब सीधा सा होता है, सजा देने का मकसद इस बिगड़े हुए संतुलन को ठीक करना होता है ताकि जो लोग नियम तोड़ते हैं उन्हें अपने इस गलत काम के लिए दंड जरूर मिले। डुअल रेशनल क्या होता है? रिस्टोरिंग बैलेंस, द पनिशमेंट इज अ डिजर्व्ड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द क्राइम। सजा अपराध का स्वाभाविक और जरूरी नतीजा होता है यहाँ पे। डेटरेंस, द होप इज दैट द penalties is the significant enough to deter potential offenders from engaging in the illegal activity due to their high risk of punishment। मतलब उम्मीद यह की जाती है कि सजा उतनी बड़ी हो कि दूसरे लोग उसे देखकर डरे और मतलब जो आगे हैं कोई भी ऐसा गैरकानूनी काम ना करें। फोर्थ होता है रेस्टोरेटिव जस्टिस।
तो रेस्टोरेटिव जस्टिस का प्रिंसिपल क्या कहता है? रिपेयरिंग हार्म। इसकी फंडामेंटल शिफ्ट देखते हैं पहले। रेस्टोरेटिव जस्टिस इज ऑफर एंड द अल्टरनेटिव टू द रेट्रिब्यूटिव मॉडल। इट्स रिफ्रेम रॉन्ग डूइंग नॉट एज अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, वहाँ पे जो था वो क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट था, और यहाँ पे जो रहता है बट एज द क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी। मतलब यहाँ पे जो क्राइम है वो अगेंस्ट इंडिविजुअल और कम्युनिटी का माना जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है, दिस अप्रोचेस इज दी कंसल्टेंट विद द हीलिंग विक्टिम वर्ड्स, रिस्टोरिंग ऑफेंडर टू लो अबाइडिंग लिविंग एंड रिपेयरिंग हार्म डन बाय द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड द कम्युनिटीज। मतलब इसका एक एम है कि मतलब जो पीड़ित है के दर्द को ठीक करना होता है, अपराधी को सही रास्ते पर लाना होता है, और लोगों के जो बीच बचाव के जो रिश्ते हैं वह समाज को हुए नुकसानों को ठीक करना होता है। इसके जो की फीचर्स है, जैसे कि विक्टिम टेक एन एक्टिव रोल इन द प्रोसेस एंड इन डिफाइनिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑफेंडर। यानी पीड़ित खुद इस न्याय प्रक्रिया में शामिल होता है और तय करता है कि अपराधी को क्या करना होगा। ऑफेंडर अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? ऑफेंडर्स आर दी इनकरेज टू अंडरस्टैंड द हार्म दे कॉज एंड टेक डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अपराधी को यह समझाया जाता है कि उसने क्या नुकसान किया है और उसे सीधे अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, द प्रोसेस एम्स टू स्ट्रेंथ द कम्युनिटी एंड प्रिवेंट फ्यूचर हार्म। मतलब इस प्रक्रिया का मकसद पूरे समाज को मजबूत करना और भविष्य में ऐसी कोई गलती होने से रोकना होता है। एक हम यहाँ पे कंपैरिजन देखते हैं, रेट्रिब्यूटिव जस्टिस और रेस्टोरेटिव जस्टिस। ये दोनों टर्म सेम से लगते हैं बट इनमें डिफरेंस है। क्राइम इज सीन एज अ वायलेंस अगेंस्ट द स्टेट। रेट्रिब्यूटिव जस्टिस में वायलेंस अगेंस्ट द स्टेट होता है और रेस्टोरेटिव जस्टिस में होता है अ वायलेंस अगेंस्ट द पीपल एंड द कम्युनिटी। प्राइमरी फोकस किस कहाँ पे रहता है? पास्ट रॉन्ग डूइंग, असेसिंग, ब्लेम एंड द पनिशमेंट। मतलब पुरानी गलती पर किसको सजा मिलेगी। फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस, रिपेयरिंग हार्म एंड द रिलेशनशिप, यानी कि भविष्य पर नुकसान को कैसे ठीक करें। सेंट्रल क्वेश्चन देता है कि व्हाट लॉ वाज ब्रोकन, हु डिड इट एंड व्हाट डू दे डिजर्व। मतलब पूछता है कि कानून किसने तोड़ा और उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। हु हैज़ बीन हर्ट, व्हाट आर देयर नीड्स, हुज ऑब्लिगेशन इज इट टू मीट देम। मतलब किसको चोट पहुंची है, उनकी ज़रूरतें क्या है और उन्हें पूरा करेंगे। ठीक है, उन्हें कौन पूरा करेंगे। मतलब की गोल्स होता है टू पनिश द ऑफेंडर एंड द मतलब डेटर फ्यूचर क्राइम। अपराधी को सजा दो और दूसरे अपराधियों को डराओ ताकि कोई फ्यूचर में ऐसा कोई क्राइम ना करे। टू हील द विक्टिम, रिस्टोर द ऑफेंडर एंड रिपेयर द कम्युनिटी। मतलब पीड़ित को ठीक करो, अपराधी को सही रास्ते पर लाओ और समाज की मरम्मत करो। तो ये है हमारी थर्ड क्लास ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसमें हमने देखा जस्टिस एंड इट्स इसेंशियल काइंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और कीप सपोर्टिंग गाइस। थैंक यू सो मच।